गुड इवनिंग एवरीवन। अपने जो ब्रीडिंग मेथड्स, जिन तीन मेथड की अपन बात कर रहे हैं, जिसमें से जो तीनों कौन से मेथड हैं? ऐसे मेथड जो किसको हैंडल करते हैं? सेग्रीगेटिंग जनरेशन। जब आप क्रॉसिंग करते हो, क्रॉसिंग के बाद F1 आता है, F1 के बाद आप सेल्फिंग से जो जनरेशन आती है उनको आप कहते हो सेग्रीगेटिंग जनरेशन। और उन जनरेशन में से अगर कोई सुपीरियर प्लांट, क्या हो गया? नहीं है, बाल नहीं, ठीक है। उन जनरेशन में से अगर कोई सुपीरियर प्लांट अपने को सेलेक्ट करना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? पेडिग्री, बल्क। ये मेरे को पूरी क्लास में हंसी दिलाए, तो तू बता दे फिर क्या गड़बड़ है। दोनों को दूर दूर बिठाऊंगा फिर। ठीक, दूर दूर बैठो दोनों। पेडिग्री, बल्क और बैकक्रॉस मेथड। पेडिग्री मेथड की हमने बात की, जहां पर आप जब भी कोई सेग्रीगेटिंग जनरेशन से प्लांट सेलेक्ट करोगे उसकी पूरी पेडिग्री रिकॉर्ड अपन मेंटेन रखते हैं। वो मेथड कौन से क्रॉप में यूज होता है? सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में यूज होता है। उस मेथड को सबसे पहले किसने डेवलप किया था? H.H. लोवे ने डेवलप किया था, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर एप्लीकेशन ये कौन से कैरेक्टर के लिए? पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स के लिए इस मेथड को, पेडिग्री को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। हम अपन सारी बात पढ़ चुके हैं। तो उसके अलावा बात ध्यान रखिए, वैरायटी कैसी बनेगी? यहाँ पर सेल्फ पोलिनेटेड में यूज हो रहा है तो होमोजाइगस, और कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है तो होमोजीनस, यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये मेन चीजें जो अपन ने पढ़ी थी। उसके बाद अपन आते हैं बल्क। बल्क के बारे में भी अपन कुछ पढ़ चुके थे। बल्क मेथड को अपन पॉपुलेशन मेथड कहते हैं, मास मेथड कहते हैं, पॉपुलेशन बल्क मेथड भी कह सकते हो, इवोल्यूशनरी मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, ठीक है। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन आपका रहेगा, इसलिए इसको इवोल्यूशनरी मेथड अपन कहते हैं। इस मेथड के अंदर F2 to F5 जनरेशन, F2 से F5 जनरेशन तक आप सिलेक्शन कैसे करोगे? बल्क में सिलेक्शन करोगे, मास की तरह आप सिलेक्शन करोगे, ठीक है। और F6 और उसकी बाद की जनरेशन में आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा? इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन, यानी कि प्योर लाइन सिलेक्शन जैसा आप सिलेक्शन करोगे। तो F2 to F5 जनरेशन नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होगा, और उसकी बाद की जनरेशन में आर्टिफिशियल सिलेक्शन आपका ऑपरेट होगा, ठीक है। तो ये अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसकी एप्लीकेशन देखें तो ये केवल आपके सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में यूज हो रहा है। तो वेराइटी आपकी होमोजाइगस है और होमोजीनस है, क्योंकि यहाँ भी कोई अपन मिक्सिंग नहीं करेंगे। तो ये बात अपन सारी पढ़ चुके थे शायद, ठीक है ना। इससे आगे अपन देखते हैं कि क्या क्या इसके यूज है। तो अपन वैसे अचीवमेंट्स पर ही आ जाएं या मेरिट पर डायरेक्ट आ जाते हैं? अचीवमेंट्स। सबसे पहली बात, इसकी इस मेथड को कहां यूज किया जाता है? अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है। चांसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स, ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स आर मोर, gents are more। वैसे ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट ऑब्टेन्ड आपको पेडिग्री मेथड में भी होते हैं और बल्क में भी होते हैं, लेकिन ज्यादा ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स किस ऑब्टेन्ड होंगे? बल्क मेथड में। अब दिमाग में आ रहा सर ये ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स होते क्या हैं? तो इसके लिए अपन यहां पर एक बात करते हैं, ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन। ध्यान से इधर देखो, फिर नोट कर लेना आराम से। ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रीम फिनोटाइप्स। थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्सट्रीम फिनोटाइप्स दैट एक्सीड पेरेंटल फिनोटाइप्स in segregated population, segregated population। अब क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो मेन तो आपके आता है किसके लिए? ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स किस मेथड से आप ऑब्टेन कर सकते हो। वैसे आंसर दोनों सही है, लेकिन ज्यादा चांसेस पेडिग्री से भी ज्यादा किसमें है? बल्क में।
ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा, अगर बल्क दिया ही नहीं और ऑप्शन में केवल पेडिग्री है तो आंसर पेडिग्री चला जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स क्या होते हैं? तो इसके लिए हम जो प्रोसेस होती है वो होती है ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन। हिंदी में कहते हैं यहाँ पर अतिक्रामी, जो हिंदी में शुद्ध शब्द है वो बता देता हूं, वैसे अपने काम कम आता है, अतिक्रामी पृथक्करण कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मतलब क्या निकला कि जो आप प्लांट सेलेक्ट करोगे सेग्रीगेटिंग जनरेशन से, वो फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रीम फिनोटाइप। एक्सट्रीम फिनोटाइप मैंने आपको बताया था वो कैसे होते हैं, जैसे कोई आपकी मैच्योरिटी है, अर्ली और लेट, ये दोनों एक्सट्रीम फिनोटाइप माने जाएंगे। अब फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रीम फिनोटाइप दैट एक्सीड पेरेंटल फिनोटाइप, जो हमने दो पेरेंट यूज किए, F1 बनाई, F2 बनाई, F2 के आगे हमारे मेथड चल रहा है बल्क मेथड है, बल्क कहां यूज कर रहे हो? F2 के बाद ही यूज कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पर आपको ऐसे प्लांट ऑब्टेन होंगे जिनका फिनोटाइप पेरेंटल फिनोटाइप से भी ज्यादा होगा। मैच्योरिटी अर्ली है तो वो पेरेंटल से भी अर्ली हो सकती है, और लेट है तो पेरेंटल से भी लेट है। सपोज फॉर एग्जांपल पेरेंट्स है, उनकी आपकी अर्ली और लेट की अगर हम बात करें, कोई 21 डेज से 21 डेज तो नहीं हो सकता, फॉर एग्जांपल 3 मंथ टू 4 मंथ मिनिमम। अर्ली है तो 3 महीने में क्रॉप मैच्योर हो जाएगी, और आपकी अगर लेट है तो 4 महीने में मैच्योर हो। हमें ऐसे यहाँ पर प्लांट्स मिलेंगे जो 3 महीने से कम में भी मैच्योर हो सकते हैं और 4 महीने से ज्यादा में। इन्हें हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रीम फिनोटाइप दैट एक्सीड पेरेंटल फिनोटाइप। पेरेंटल से भी आपके ज्यादा इनका एक्सट्रीम रहेगा। ऐसा कहां मिलेगा? सेग्रीगेटेड पॉपुलेशन में। सेग्रीगेटेड पॉपुलेशन मतलब क्या है? F2 और उसके बाद की जनरेशन। ये तो हमने पूरी बात समझी, कहीं पर वैसे ये पढ़ाते नहीं अपन, लेकिन इस बात को समझना कि अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि सर चांसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स आर मोर, इतना से कह दूंगा तो अपने दिमाग में रहेगा कि होता क्या है, तो वो थोड़ी सी बात समझा दी। इसको वापिस से एक सिंप्लीफाइड तरीके से रखे, डेफिनेशन में लिख दी टेक्निकल। अर्ली और लेट है तो जो आपने पेरेंट्स यूज किए क्रॉसिंग के टाइम पर, वो अर्ली और लेट से भी अर्ली हो सकता है, उससे भी लेट हो सकता है। ऐसे प्लांट्स हमारे ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स कहलाएंगे, और वो ऑब्टेन होने के चांसेस बल्क मेथड में ज्यादा है। ठीक है, एक बार ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसका रीजन तो बहुत ज्यादा डीप चला जाता है, आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाएगा। मैंने तो आपको डिटेल वैसे ही बहुत बता दी इसमें, मुझे बस एक लाइन ही बतानी थी। ठीक है, जो अच्छा क्वेश्चन बना सकती है, तो अपने को ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो अपन उलझ जाएंगे इस टॉपिक में। दोनों मेथड से हम ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ज्यादा चांसेस किसमें मिलेंगे? बल्क मेथड में ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स के ऑब्टेन होने के। ये नो टेस्ट की तैयारी कर ली तूने कर ली टेस्ट की तैयारी? हाँ, तेरे रिजल्ट पे ध्यान रखेंगे इस बार। वो सर हाईएस्ट मेरे ही आते हैं, आप ध्यान क्या रखोगे? ऐसा तो नहीं? नहीं, अच्छा है। इसी बहाने अब मैं मान लो इसको थोड़ा सा भी सोच रहा हूँ तो हो सकता है पढ़े या हंसी मजाक में ले, कोई दिक्कत नहीं।
सबको ही रहने बढ़िया। मैं तो एक बात वैसे कभी बीच बीच में बात करने का एक मुद्दा है तू मेरे लिए, ठीक है? बढ़े आगे, चलो। तो ये तो आपको सिंपल सी एक लाइन यहां से ध्यान रखनी है, लेकिन आप जब ये पढ़ोगे तब आपको दिमाग में वापस आएगा कि सर ने क्या लिखा दिया था, तो उसका पूरी डिटेल नीचे लिख दी है। तो ये अपने को सिंपल सा ध्यान रखना है। अब और अचीवमेंट के अंदर बात करें तो ये जो मेथड है, देखो ध्यान से तीन चार चीजें देख लो फिर नोट करना। सूटेबल फॉर, अब ये भी मैं रीजन नहीं दे पाऊंगा ज्यादा, लेकिन यहाँ पर ये अक्सर क्वेश्चन में आ जाते हैं। दिस मेथड इज सूटेबल फॉर स्मॉल ग्रेन क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स, चाहे पल्सेस हो, चाहे आपके ऑयलसीड हो, चाहे सीरियल हो। ये बल्क मेथड स्पेशली हम कहाँ यूज करते हैं? जिनमें ग्रेन छोटा होता है, उन मेथड में, उन क्रॉप में अक्सर इस मेथड को यूज कर लेते हैं। दूसरा, इस मेथड को यूज किया गया है यूज फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ बार्ले इन यूएसए, यूज फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ बार्ले। कहां पे किया इसको? यूएसए में। बहुत लिमिटेड यूज है इसका, ठीक है? दूसरी बात अपन ध्यान रखेंगे, लिमिटेड यूज इस मेथड का, बहुत कम अप्लाई करते हैं ड्यू टू टाइम लेग। बहुत लंबा समय लगता है वैरायटी बनाने के अंदर, तो हम इस मेथड को कम से कम यूज करते हैं, ठीक है? इंडिया में इस मेथड से एक वैरायटी अपन डिस्कस करते हैं अक्सर, जो हमारे है ब्रासिका जुनसिया के अंदर। ब्रासिका जुनसिया को कौन सी मस्टर्ड बोलते हैं? ब्राउन मस्टर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत सारे नाम है वैसे, इंडियन मस्टर्ड, ब्राउन मस्टर्ड, अपन आगे पढ़ेंगे पूरे, बहुत सारे नाम, वेजिटेबल मस्टर्ड और चाइनीज, ओरिएंटल, बहुत सारे नाम है। तो ब्रासिका जुनसिया, इसमें बल्क मेथड से एक वैरायटी डेवलप्ड है, नरेंद्र राई। नरेंद्र राई। अब एक ही है तब तो कभी भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो अपने को ध्यान रखना है। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड कि बार्ले में भी इसको यूज किया गया, लेकिन कहां पर? यूएसए में। इसको बहुत कम यूज करते हैं, स्पेशली कौन सी क्रॉप में, ये पूछा गया, स्टेटमेंट में लिखा हुआ था। तो ये कौन सी क्रॉप में यूज करते हैं? स्मॉल ग्रेन क्रॉप्स में, ठीक है? और नरेंद्र राई, नोट कर लो ये सारी बात। हेट्रोसिस हम अगली ही कुछ क्लासेस में पढ़ेंगे, तब आपको पूरी बात बताएंगे कि हेट्रोसिस क्या होता है। हमने यहाँ पर ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन F1 जनरेशन के अंदर बात नहीं किया। हेट्रोसिस F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है, जबकि ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट सेग्रीगेटिंग जनरेशन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। कर लिया नोट सबने? टाइम लेग, ज्यादा समय लगने के कारण टाइम लेग वर्ड यूज होते हैं, है ना? तो इसलिए इसका यूज बहुत कम किया जाता है, तो इसलिए इसके एप्लीकेशन अचीवमेंट में ज्यादा अपने को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। बढ़े आगे, चलो। एक छोटा सा इसका मॉडिफाइड मेथड है जिसको कहते हैं SSD, सिंगल सीड। देखो तीन चार पॉइंट ही पहले देख लेना। सिंगल सीड डिसेंट मेथड, SSD मेथड। पहली बात तो अपन ध्यान रखेंगे, ये सिंपल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे यहां पर जो ज्यादातर बनते हैं वही बनते हैं कि मॉडिफिकेशन किसका है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ कौन सा मेथड का? जो अपन
पिछला पढ़ चुके होते हैं, बल्क मेथड का मॉडिफिकेशन, या आप इसको और ऐसा कह सकते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बल्क मेथड। एक ही बात है दोनों का मतलब, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बल्क मेथड। जिस तरीके से बहुत सारी चीजें इसकी यहाँ पर सेम रहेगी, ठीक है। तो पहली बात तो एप्लीकेशन इसकी कहाँ रहेगी, वही सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप के अंदर, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स, कोई मिक्सिंग नहीं कुछ नहीं। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम बल्क के जैसे, मॉडिफिकेशन है बल्क का, अगर मैंने और कोई चीज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या कोई चीज नहीं लिखा है तो सेम रहेगी, ठीक है। कोई पॉलीजेनिक कैरेक्टर के लिए इसको भी अपन ज्यादा यूज करेंगे। अब इस मेथड के अंदर अपन करते क्या है, जो F2 to F5 जनरेशन तक आप मास में बल्क में जो आप हार्वेस्ट कर रहे थे, क्या रहे थे आप बल्क में, यानी कि जब F2 से F5 जनरेशन तक आप चलते थे तो जो डिजायरेबल प्लांट्स मिलते थे उन सबके सीड को मिक्स करके आप अगली जनरेशन में जाते थे, ठीक है ना। ऐसा आप करते थे, सेल्फिंग कर लेते थे, क्योंकि F2 से F3 कैसे आएगी, सेल्फिंग से। तो सारे डिजायरेबल प्लांट्स को आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ते थे। अब यहां पर और उस डिजायरेबल प्लांट्स पर जितने सीड हुए सारे इकट्ठे कर रहे थे। अब ये नाम कह रहा सिंगल सीड। अगर 1000 में से 100 प्लांट आप सिलेक्ट कर रहे हो F2 जनरेशन में, तो वो 100 का ही एक सीड आपको मिक्स करना है आपकी बात। तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे, सिंगल सीड डिसेंट मेथड। भाई ये कहने का मतलब उनका ये है कि यार जो फीचर सब में आ रहा है, एक ही प्लांट के सारे सीड एक से काम चला लो, तो ये मॉडिफिकेशन हो गया बल्क का। तो यहां पर छोटी सी अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं, प्लांट्स एडवांस्ड बाय single seed from F2 to F5 जनरेशन, F2 to F5 जनरेशन तक आपको ऐसा काम करना है, ठीक है। बाकी तो इसके साइंटिस्ट ध्यान रखना है, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं। तो इस मेथड को सजेस्ट किया था गोल्डन साइंटिस्ट ने, सजेस्टेड बाय गोल्डन, 1939। ईयर यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नोट कर लो। और उसके अलावा दो साइंटिस्ट कौन से क्रॉप से रिलेटेड है, तो ओट के अंदर दिया ग्रेफियस ने और सोयाबीन में दिया ब्रीम ने। ग्रेफियस यूज्ड इन ओट्स, ग्रेफियस नाम के साइंटिस्ट ने, और ब्रीम नाम के साइंटिस्ट ने, इन्होंने इस मेथड को यूज किया कौन सी क्रॉप में, सोयाबीन में। तो ये नीचे के दो साइंटिस्ट तो कोई पूछे ना पूछे, गोल्डन पूछ सकता है डेफिनेशन, और ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये चार चीजें आप यहां पर ध्यान रखते हो तो आपका काम हो जाएगा वैसे। बिल्कुल, आप नोट करें एक बार, वापस से आपको बता दूंगा। कर लिया नोट। तो इस मेथड के अंदर आपको बल्क का मॉडिफिकेशन है, तो बहुत सारी चीजें बल्क वाली सेम है। मेजर डिफरेंस जो है वो इस लाइन के अंदर अपन ने लिख रखा है। पहली बात तो इसने बोला मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बल्क मेथड, एप्लीकेशन वही जैसा बल्क सेल में यूज होता है, एसपी मतलब सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में।
अब यहां पर इतना सा फर्क आया कि हमने F2 to F5 जनरेशन तक बल्क मेथड में क्या बोला था, मास या बल्क में जहां पर नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट हो रहा था, पढ़ा था, ठीक है। बस इतना सा फर्क है कि जो वहां पर आप मास और बल्क में F2 to F5 जनरेशन को डील कर रहे थे, अब की बार आपको सिंगल सीड से डील करना है। अगर 1000 प्लांट आपके हेटेरोजेनस पॉपुलेशन में, सेग्रीगेटिंग जनरेशन में सॉरी लगे हुए हैं, तो उसमें से जितने भी आप प्लांट सिलेक्ट करोगे, हर प्लांट का केवल एक सीड हम लेंगे, तो इसलिए इसे सिंगल सीड डिसेंट मेथड कहते हैं, ठीक है। बाकी तो साइंटिस्ट की बात है, गोल्डन वाली बात थोड़ी अपने को ध्यान रखनी है, फिर भी ये भी ध्यान रखो तो बस सिंपल सी है, ठीक है। बढ़े आगे। तो ये था आपका बल्क मेथड और बल्क का मॉडिफिकेशन। अब अपन तीसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और थोड़ा समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो है बैक क्रॉस मेथड, ठीक है। तो उसको अपन पूरा अच्छे से समझेंगे, उस पर बात करते हैं। तो ये हो गया नोट सबका। चलो, बैक क्रॉस मेथड को अपन समझेंगे, उससे पहले आप जो जेनेटिक्स में बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, तीन टर्म्स पढ़ते हो, तीनों को एक बार अपन क्लियर करके फिर अपने बैक क्रॉस मेथड पर आते हैं। तो यहां पर मैं एक बार डाल रहा हूं स्पेशल पॉइंट, ठीक है। इसके अंदर सिंपल सा इधर देख लेना, बहुत आसान सी चीज है और ये जेनेटिक्स में आती है, जो यहीं पर अपन एक बार बात कर लेंगे, ठीक है। तो पहली बात यहां पर आती है जिसको अपन कहते हैं बैक क्रॉस। क्या कहते हैं? बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन विद आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स, ठीक है। तो अपन सिंपल से यहां पर लिख सकते हैं क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड। F1 हमेशा क्या कहलाता है? हाइब्रिड। F1 के दो हाइब्रिड, और ये हमेशा कैसा होता है? हेटेरोजाइगोट या होमोजाइगोट? हेटेरोजाइगोट। तो एक साथ तीन तीन चीजें मैंने लिख दी, तो एग्जाम में चाहे जैसे लिखें। तो क्रॉसिंग ऑफ F1, क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड, क्रॉसिंग ऑफ हेटेरोजाइगोट, ठीक है, विथ आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स, विथ आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स। अब कौन से दो पेरेंट है वो हम आगे बात कर रहे हैं, आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स। अब आपको पता है कि पेरेंट्स जो हम जब भी क्रॉसिंग करते हैं दो तरीके के यूज करते, वैसे तो होमोजाइगस होते हैं, लेकिन एक तरफ आप होमोजाइगस डोमिनेंट, दूसरी तरफ होमोजाइगस रिसेसिव यूज करते हो। तो यहां पर अब इसी के दो टाइप आप कह सकते हो, एक कहते हैं आउट क्रॉस। क्या कहते हो? आउट क्रॉस। तो ठीक है, यहां सिंपल सा कहेंगे क्रॉसिंग ऑफ F1, क्रॉसिंग ऑफ F1 विथ इट्स homozygous dominant parent, homozygous dominant parent। तो इसे हम कहते हैं आउट क्रॉस, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं, कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस विद कैपिटल ए कैपिटल ए, ठीक है। इधर साइड में लिखूं अगर मैं, तो इस तरीके से हम यहां पर क्रॉस मान के चल रहे हैं, जहां पर पेरेंट्स हमारे होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, और ये हेटेरोजाइगस F1, या आप इसे हाइब्रिड कह सकते हो। अब इस F1 की क्रॉसिंग अगर इसके साथ होती है, होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ, इसे हम कहते हैं आउट क्रॉस, ठीक है। आउट क्रॉस और एक और टेस्ट क्रॉस है, दोनों ही बैक क्रॉस के ही टाइप है। बैक क्रॉस के डेफिनेशन में आप ये कह देते हो कि दोनों में से कोई सा भी एक पेरेंट यूज कर लो। अब दोनों में से अगर होमोजाइगस डोमिनेंट किया तो आउट क्रॉस, होमोजाइगस रिसेसिव अगर किया तो टेस्ट क्रॉस। तो अब यहां पर सिंपल सा इस टेस्ट क्रॉस, और अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में टेस्ट क्रॉस के डेफिनेशन पे छोटे से लेके बड़े हर एग्जाम में आता है, सबको ही पता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, टेस्ट क्रॉस। अब इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, सेम डेफिनेशन, क्रॉसिंग ऑफ F1 विद इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, ठीक है। रिसेसिव पेरेंट के साथ जब क्रॉसिंग कर लेते हैं तो, और यहां पर एग्जांपल के तौर पे क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। लगभग सबको पता था, पर एक बार अपन आगे का पढ़ते उससे पहले ये जरूरी था, तो नोट कर लो इसको। इसको बॉक्स में डालें, एक एग्जांपल लिया और उसी का मैंने आपको समझाया।
ज्यादातर जेनेटिक्स में क्वेश्चन बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस पर पूछते हैं, लेकिन हम यहाँ पर तीन छोटी छोटी चीजें तीनों ही याद रखें तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो किसी भी। ज्यादातर तो एग्जाम में टेस्ट क्रॉस पूछते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा है टेस्ट क्रॉस जो अक्सर अपने बीएससी लेवल के जो भी एग्जाम है बीएससी के बाद वाले, उनमें कई बार तो एक दौर ये चला था कि लगभग हर पेपर में क्वेश्चन आता था। जैसे आपके आता था ना खेरा वाला, वैसा ही इसका भी बहुत चलन चला था। तो सीधा कुछ नहीं, इस डेफिनेशन पर ही क्वेश्चन आता था। कोई भी एग्जामिनर पेपर बनाते हैं तो उनको ऐसा नहीं होता कि सारे नए सारे हार्ड क्वेश्चन बनाने, ऑलमोस्ट 30% तो उनको इजी पेपर देना ही पड़ता है। और आप अगर ढंग से देखोगे, आपको पुराने पेपर सोल्व करने के लिए हम आगे बहुत सजेस्ट करेंगे, बार बार कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि हर एग्जाम में लगभग 40 to 45% तक पुराना रिपीट आता है। अगर हम रिपीट क्वेश्चन को भी गलत कर रहे हैं तो अपन सबसे बड़ी बेवकूफी कर लेते हैं। जो बाकी बच्चे अपने से आगे इसीलिए हो जाते हैं कि हम जो रिपीट सालों से आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम वहां पर गलत करके आते हैं, फिर भी कहते हैं यार ये तो मेरा पढ़ा हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो वो तो हमारा 100% होना ही चाहिए। फिर उसके अलावा जो नॉर्मली जो ढंग से तैयारी कर रहे हो वो 60% तक इजीली पहुंच जाते हैं। ठीक है, और जो ढंग से मेहनत कर रहे हो, आपको हमारे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप देखोगे किसी भी 60-70% से ऊपर कट ऑफ कभी नहीं जाती। ठीक है, आपको और अपन ध्यान का देते हैं जो सबसे ज्यादा टेढ़ा क्वेश्चन फंस रहा है उसको तो छोड़ना है आंख बंद कर, उसमें उलझना नहीं। ठीक है, तो वो आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा और चीजें आगे। तो अपन ने बस थोड़ी सी स्ट्रेटेजी पेपर के लिए भी अपन, आपका परसों टेस्ट है ना, थोड़ी सी बात आपको आखिरी में बताऊंगा मैं, है ना, कि किस तरीके से पेपर सोल्व करना चाहिए, थोड़ा सा बताएंगे। कर लिया नोट सबने? चलो बढ़ते हैं आगे। जो हमारा तीसरा ब्रीडिंग मेथड जो एक्सप्लेन डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब यार डोमिनेंट रिसेसिव जेट का बच्चा सब जानता है। द कैरेक्टर दैट एक्सप्रेसेस इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट एंड दैट सप्रेसेस इन F1 जनरेशन इज रिसेसिव। आपने टॉल और ड्वार्फ का पढ़ा है, प्लांट हाइट का। जो F1 में एक्सप्रेस हुआ वो टॉलनेस हुई, तो टॉल डोमिनेंट है। और जो हिंदी में अगर आपको चाहिए तो मैं बता सकता हूं कि डोमिनेंट को प्रभावी और रिसेसिव को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान सी चीज है, ये सबको पता होता है। चलो अपन तीसरे मेथड की तरफ आ रहे हैं जिसे कहते हैं बैकक्रॉस मेथड। थोड़ा सा इस मेथड को समझते हैं फिर लिखने की बात पे आते हैं, ध्यान से सुनना। अब ये मेथड कभी भी कोई नई वैरायटी बनाने के काम नहीं आता। ये मेथड देखो, इससे पहले वाले दो मेथड थे वो दोनों ही हमारे पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स के लिए ज्यादा हम यूज कर रहे थे। ऐसे कैरेक्टर जो पॉलीजेनिक थे उनको ट्रांसफर करने के लिए हम इजीली पेडिग्री और बल्क को यूज कर लें। ओलिगोजेनिक में भी उनको यूज करते हैं लेकिन बहुत रेयरली। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पॉलीजेनिक कैरेक्टर कौन से मेथड है, पेडिग्री और बल्क। पेडिग्री के लिए कई बार क्वेश्चन आया है। अब ये मेथड है कि स्पेशली यूज होता है ओलिगोजेनिक कैरेक्टर्स के लिए। पॉलीजेनिक के लिए करेंगे लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत रेयरली यूज होता है, स्पेशली यूज होता है ओलिगोजेनिक कैरेक्टर। अब ओलिगोजेनिक में कुछ मैं आपको एग्जांपल बताऊं जहां पर इस मेथड को बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डिजीज रेजिस्टेंस का, कई बार फिक्स है। अब इतने और भी बहुत सारे, लेकिन वो पता नहीं क्या एग्जामिनर के जम गया डिजीज रेजिस्टेंट ही पूछता है। इंसेक्ट रेजिस्टेंस भी आप कर सकते हो, आप क्वालिटी कैरेक्टर्स भी कर सकते हो, और पता हो तो हमने मेल स्टेरिलिटी में भी बात करी थी। मेल स्टेरिलिटी भी ओलिगोजेनिक कैरेक्टर है, और मेल स्टेरिलिटी को ट्रांसफर करने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज किया था? बैकक्रॉस मेथड। हम आइसोजेनिक लाइन डेवलप करने के लिए भी बैकक्रॉस मेथड का यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से हम मल्टी लाइन वैरायटी बनाने की बात करेंगे। इस मेथड के बाद अगला कोई आएगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे यूज है। अब इसकी बात करें सिंपल सा, तो यहां पर कोई नई वैरायटी हम नहीं बनाते हैं। हम क्या करते हैं, मान लो अब जैसे उदयपुर में मेज के लिए कोई बढ़िया वैरायटी XYZ कोई सी भी हो, अपने को तो यहां पर एग्जाम्पल समझना। अब हमारा उसको मैं नाम दे रहा हूं ए वैरायटी। क्या नाम दे रहा हूं? ए नाम दे देता हूं। ठीक है, अब इस वैरायटी में हमारे को जो चाहिए वो लगभग सारे कैरेक्टर अच्छे हैं, पर एक आध कोई कैरेक्टर और अगर इसमें इंप्रूव हो जाए तो हमको मजा आ जाए। और स्पेशली ऐसा हम चाहते हैं डिजीज रेजिस्टेंस के लिए कि भाई हमारी क्वालिटी बढ़िया है, यील्ड बढ़िया है, यानी कि इसको हम कहते हैं वेल अडेप्टेड वैरायटी। वेल अडेप्टेड हाई यील्डिंग वैरायटी अपन इसको कह सकते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी।
किसी भी एरिया की हो सकती है। अब यहां पर सिंपल वेल अडेप्टेड का मतलब कि हमारे एरिया के अकॉर्डिंग अडेप्टेड है ये और अच्छी यील्ड देती है, क्वालिटी बढ़िया है, सब बढ़िया है, लेकिन कोई ना कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर की इसके अंदर कमी है, हमें वो कैरेक्टर इसका उसको ओवरकम करना है। मतलब अगर डिजीज ससेप्टिबल है तो इसको हमें रेजिस्टेंट बनाना है। तो मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं ब्रैकेट में, ये कैसी है, डिजीज ससेप्टिबल। समझने के लिए अपन इस चीज को कर रहे हैं, बाकी डेफिनेशन पर फिर आएंगे समझने के बाद। ससेप्टिबल, ठीक है। अब ये कैरेक्टर अपने को कहीं से तो लाना पड़ेगा रेजिस्टेंस का, और अगर इसमें रेजिस्टेंट और आ गया तो हमारी वैरायटी बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। तो अपन यहां पर एक और पेरेंट यूज करेंगे जिसको हम कह रहे हैं बी, ठीक है, जो होता है आपका एग्रोनॉमिकली पुअर, या मैं सीधा कह दूं पुअर एग्रोनॉमिक परफॉर्मेंस। क्या मतलब है बताता हूं, पुअर एग्रोनॉमिक परफॉर्मेंस, क्योंकि जो अपन आगे लिखने वाले हैं 4-5 चीजें वो सारी इस एग्जाम्पल से पता चल जाएगी। यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं अनअडेप्टेड टाइप है, अनअडेप्टेड टाइप, ठीक है। और ये है आपका डिजीज रेजिस्टेंस है। अब बात को समझे कि हमारी जो अच्छी वैरायटी है वो कौन सी है, ए है। हमें वैरायटी कैसी, ए जैसी ही चाहिए, ए जैसी भी नहीं, ए ही चाहिए, बस वो कैरेक्टर इसमें आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। स्पेशली और ऐसे कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए ही हम बैकक्रॉस मेथड यूज करते हैं, कोई नई वैरायटी हम यहां पर नहीं बनाएंगे। तो अब यहां पर क्या करना है, वेल अडेप्टेड है, हाई यील्डिंग वैरायटी अच्छी है, सब बात हो गई। ये कैसी पुअर एग्रोनॉमिक परफॉर्मेंस, ये हमारे एग्रीकल्चर में इसको यूज नहीं करते। ये जनरली मैंने आपको बताया था, बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन हम जनरली कहां से ट्रांसफर करते हैं, वाइल्ड जर्म प्लास्ट से। कहां से, वाइल्ड से। तो ये वाइल्ड स्पीसीज कोई ना कोई होगी, तो इसीलिए इसकी एग्रोनॉमिक परफॉर्मेंस पुअर है, अनअडेप्टेड है, इसका डोमेस्टिकेशन नहीं हो रखा है, या फिर इसको हमारे खेतों में ग्रो नहीं करते, लेकिन हमारे काम का जीन इसके पास है। अच्छा, इन दोनों में से आप मुझे बताओ कि डोनर पेरेंट किसको यूज करेंगे, हमारा का कैरेक्टर ये देगा, तो इस पेरेंट को हम क्या बोलेंगे, डोनर पेरेंट कहेंगे, क्योंकि ये कैरेक्टर को ट्रांसफर करेगा इसको। तो ये कैसा हो जाएगा, रेसिपिएंट पेरेंट। अभी अपन इनकी पूरी बात लिखेंगे, पर यहां पर बता रहे हैं रेसिपिएंट पेरेंट, दाता जनक और ग्राही जनक की बात हुई। दूसरी बात, अब अपन क्या करते हैं यहां पर, जो अभी यहां पर क्रॉसिंग करेंगे तो जो हमें प्लांट मिलेगा तो उसमें कितने परसेंट कैरेक्टर ए के होंगे, कितने बी के होंगे, कितने, आप बताओ यहां पर। एक ये जो F1 बनेगा क्रॉसिंग से हमेशा क्या बनता है, F1 बनता है। तो F1 जो बनेगा उसमें ए का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है और बी का कितना है, 50-50। फिलहाल कितना है, 50-50। लेकिन क्या हमें प्लांट ऐसा चाहिए था जिसमें 50% उसके कैरेक्टर हो, नहीं चाहिए था। तो अब आप मुझे बताओ कि इसके कैरेक्टर बढ़े उसके कम हो, तो ऐसा क्या करना चाहिए हमें, बैक क्रॉस करना है। इसीलिए अपन ने बात समझी। तो आप अब मुझे यहां से बताओगे कि बैक क्रॉस किसके साथ किया जाएगा, ए के साथ या बी के साथ, ए के साथ। हमें ए का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है, कैसे बढ़ेगा वो एक फॉर्मूले से देखेंगे। तो जैसे ही आप ए के साथ बैक क्रॉस करोगे इसकी, तो अब अगला जो प्लांट बनेगा वहां पर ए का कंट्रीब्यूशन 75% हो जाएगा और उसका 25 कम होता जाएगा। अगली बार फिर करोगे बैक क्रॉसिंग, BC1 बोलते हैं उसको, बैक क्रॉस फर्स्ट, तो इसमें 75% हो जाएगा, उसका 25%। फिर एक बार और बैक क्रॉस इसके साथ करोगे तो अब क्या हो जाएगा, 82.7 और उसका और कम हो जाएगा। ऐसे लगभग 5 से 6 बैक क्रॉस जब आप रेसिपिएंट पेरेंट के साथ करते हो 99.9% ए हो जाएगा। और वो जो थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस है वो यही है कि आपका रेजिस्टेंस आ चुका होगा। ये एक बार में ही आ जाता है, एक बार में ही जब आपने क्रॉसिंग करी ना रेजिस्टेंट कैरेक्टर आ गया। और बाकी हम क्या करें, रेजिस्टेंट तो आ चुका है, हम उसके दूसरे कैरेक्टर कम करना चाह रहे हैं और इसके बढ़ाने चाह रहे हैं। तो मुझे बताओ कि इसको मैं रिकरेंट पेरेंट बोलूं या नॉन रिकरेंट पेरेंट। रिकरेंट पेरेंट क्यों, क्योंकि बार बार बैक क्रॉसिंग में जो पेरेंट यूज होगा वो कैसा होगा, रिकरेंट। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, अभी आगे अपन लिखेंगे रिकरेंट पेरेंट, और उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिकरेंट पेरेंट। एक बार इतना नोट करो, फिर अपन इसके टेक्निकली अब जो लैंग्वेज है उस पर आते हैं।
अब अपने लिए समझना आसान रहेगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम बैक क्रॉसिंग कर रहे हैं, हम सेल्फिंग नहीं कर रहे हैं। हम सेल्फिंग F1 से F2 से ज्यादा हम आगे जाएंगे ही नहीं, हम बैक क्रॉसिंग करते रहेंगे F1 की। तो जब इन सेल्फिंग करते हैं तब इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, किसी भी प्रकार की क्रॉसिंग करोगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आता है। इसका फ्लो डायग्राम है वो मैं अगली क्लास में तीनों ही मेथड का मैं अच्छे से लेके आपको बता दूंगा, ताकि जो अपने कुछ डाउट होंगे वो वहां क्लियर होंगे। बाकी जो हमारे क्वेश्चन है वो लगभग अपनी सारी आज की क्लास में करेंगे। आप इसको एग्जाम्पल करके एक बॉक्स में बंद कर दो, ताकि आप जब पढ़ोगे तो इसको समझते हुए बड़ा आसान रहेगा आपके लिए। कर दिया नोट? ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो अपन यही चीज पर आते हैं। सबसे पहले तो बैक क्रॉस मेथड के डेफिनेशन पर आते हैं। अभी वाली चीज आप चाहो तो एक साथ नोट कर लो, बस अपन ने पढ़ा तब आपके लिए समझना आसान रहेगा। आप नोट कर लो, फिर एक साथ पूरा डिस्कस कर देता हूँ।
कर लिया नोट सबने? तो क्या कह रही डेफिनेशन? रिपीटेड बैक्रोसेस आर मेड टू ट्रांसफर ए स्पेसिफिक कैरेक्टर। बहुत सारे आपको लगातार 5 से 6 बैक्रोसेस करने पड़ते हैं क्या ट्रांसफर करने के लिए? कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर जो कि एक ओलिगोजेनिक कैरेक्टर नॉर्मली होता है, जो हम यहां पर मान के चले क्या डिजीज रेजिस्टेंस का मान के चले। किसमें ट्रांसफर करते हैं? टू ए वेल अडेप्टेड वेराइटी, जिसको हमने ए कहा था, जिसमें टू ए वेल अडेप्टेड वेराइटी फॉर विच द वेराइटी इज डेफिशिएंट। जो ये वेराइटी है, इस वेराइटी में हम कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहे हैं रिपीटेड बैक प्रोसेस से, क्योंकि ये कैरेक्टर इसमें एब्सेंट है। बात आ रही समझ में? इसलिए, और ये पूरी बात अगर कहते हैं तो इसे हम कहते हैं बैक्रॉस मेथड। इसके आगे और बात आ रही एप्लीकेशन। ये मेथड अभी तक जो दो हमने पढ़े थे, पेडिग्री और बल्क, नॉर्मली सेल्फ पोलिनेटेड में यूज होते हैं, जबकि ये मेथड सेल्फ और क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप दोनों में यूज होता है। एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स में इसको रेयरली यूज करते हैं, तो वो मैंने लिखा नहीं है, नॉर्मली सेल्फ और क्रॉस में यूज होता है। एप्लीकेशन ओलिगोजेनिक पॉलीजेनिक दोनों कैरेक्टर्स के लिए हैं, लेकिन मोर प्रेफरेबली इसको हम यूज करते हैं ओलिगोजेनिक कैरेक्टर्स के लिए। उसका रीजन है हाई हेरिटेबिलिटी। ठीक है, वो अपन आगे थोड़ी सी बात करेंगे। ये कर लिया नोट सबने? चलो, अब हमने जो पेरेंटल मटेरियल की बात की उस पर आ जाते हैं। पेरेंट्स या पेरेंटल मटेरियल, दो तरीके के पेरेंटल मटेरियल हमने यहां पर बात करें। पहला हम जिसे कहते हैं डोनर पेरेंट, सॉरी रेसिपिएंट को पहले ले लेते हैं, रेसिपिएंट पेरेंट। ठीक है, तो रेसिपिएंट पेरेंट क्या है? पेरेंट विच रिसीव्स स्पेसिफिक कैरेक्टर, आप साथ में नोट कर सकते हो, पेरेंट विच रिसीव्स स्पेसिफिक कैरेक्टर। ठीक है, दूसरा इसे हम रिकरेंट पेरेंट भी कहते हैं। क्यों कहा? क्योंकि इसको रिपीटेडली यूज करते हैं। तो रिसीव स्पेसिफिक या हम डिजायरेबल भी कहते हैं, एक ही बात है। रिपीटेडली यूज्ड इन बैक क्रॉसिंग, रिपीटेडली यूज्ड इन बैक क्रॉसिंग, इसलिए इसे हम कहते हैं रिकरेंट पेरेंट। रिकरेंट पेरेंट इसको अपन कहेंगे। तीसरी बात, ये जनरली क्या होती है? वेल अडेप्टेड वेराइटी होती है किसी भी एरिया की। जनरली ए वेल अडेप्टेड वेराइटी, a well adapted variety of an area which is deficient for one or more character। एक के लिए हमने बात की, ज्यादा होंगे तो वो कैसे बात करेंगे वो आगे बात आएगी। एक बार ये नोट करो। कर लिया नोट सबने? दूसरा जो पेरेंट अपन ने यहां पर जिसको बोला डोनर पेरेंट। डोनर पेरेंट क्यों बोला इसको ऐसा?
पेरेंट विच डोनेट्स डिजायरेबल कैरेक्टर, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर, पेरेंट विच डोनेट्स डिजायरेबल कैरेक्टर, उसे हम कहते हैं डोनर पेरेंट। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से बताऊंगा आगे, ठीक है। दूसरी बात यहां पर, ये जनरली इसे अपन एक और कहते हैं नॉन रिकरेंट पेरेंट कहते हैं, क्योंकि ये बैक क्रॉसिंग में कितनी बार यूज होगा, केवल एक बार, तो इट इज यूज ओनली वंस, तो इसलिए हम इसे नॉन रिकरेंट पेरेंट कहते हैं। यूज ओनली वंस इन क्रॉसिंग, तो इसे हम कहेंगे नॉन रिकरेंट पेरेंट। रिकरेंट का मतलब सभी को पता होता है पुनरावृत्ति, ठीक है। तो पुनरावृत्ति तो किसकी हो रही थी, रेसिपिएंट वाले की, तो इसलिए उसको रिकरेंट बोला था, इसको नॉन रिकरेंट, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तीसरी बात, ये पुअर इन एग्रोनॉमिक परफॉर्मेंस होते हैं, पुअर इन एग्रोनॉमिक परफॉर्मेंस, यानी कि अपन ने बोला था अनअडेप्टेड टाइप्स, जनरली वाइल्ड जम्प्लाज्म में होते हैं। यहां पर जो वैरायटी नई हमने नहीं बनाई है, कोई नई भी वैरायटी अपन बना नहीं रहे हैं, तो इसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा सेम ओरिजिनल वैरायटी जो हमने वेल अडेप्टेड वैरायटी ए जिसकी बात करी थी उसके जैसा ही होगा, एक्सेप्ट फॉर द कैरेक्टर ट्रांसफर, केवल वो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर जुड़ जाएगा, बाकी वैरायटी सेम टू सेम आपकी रहेगी। तो ये भी नोट कर लो। डोनर पेरेंट, रेसिपिएंट पेरेंट की तो पूरी बात पता चली गई, ये सारी चीज अपन ऑलरेडी बात कर लेते हैं। वैरायटी जो बनेगी नई नहीं बनी है, सेम किसके तरह होगी, ओरिजिनल वैरायटी, यानी कि वेल अडेप्टेड वैरायटी के जैसी वैरायटी होगी, एक्सेप्ट फॉर द कैरेक्टर ट्रांसफर्ड बाय बैक क्रॉसिंग, वो कैरेक्टर और आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। जनरली हम बैकक्रॉस मेथड से कोई कैरेक्टर हम ट्रांसफर करना चाहते हैं ओलिगोजेनिक, तो हमें 5 से 6 बैकक्रॉसेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये अपने को अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, वैसा भी पता चल भी जाएगा कि क्यों 5-6 में ही काम हो जाता है, ठीक है। तो ये कर लिया नोट्स हमने, ठीक है। अब यहाँ पर अपने एक सिंपल सा फॉर्मूला देखते हैं, वो फॉर्मूला रटना नहीं है लेकिन अपने को ये आगे जेनेटिक्स में भी काम आता है। तो प्रपोर्शन ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, आप चाहो तो नोट कर लो एक बार इसको अभी मैं एग्जांपल लेके समझा दूंगा। होमोजाइगस इंडिविजुअल्स,
2 raised to the power m minus 1 2 raised to the power n to the whole power n। जब मैं इंग्लिश मीडियम में गया मुझे कभी पता नहीं चलता था, मैं तो यही बोलता था 2 की घात m 2 की घात n, ऐसे ही बोलता था। जब मैं गया बड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा ये टू द पावर रेस टू द पावर क्या होता है, अपने पल्ले नहीं पड़ा। चलो ठीक है, देखते हैं। m नंबर ऑफ जनरेशंस ऑफ बैक क्रॉसिंग और सेल्फिंग। ये फॉर्मूला सेल्फिंग करते हैं तब भी काम आता है और जब हम बैक क्रॉसिंग करते हैं तब भी काम आता है। और n है यहां पर नंबर ऑफ जीन पेयर्स, नंबर ऑफ जीन पेयर्स, या मैं ब्रैकेट में कह सकता हूं हेट्रोजाइगोट्स। कैसे हैं अभी इसको समझेंगे, इसको नोट करें, फिर इसको एक आध एग्जांपल से समझ लेते हैं। ध्यान रहे -1 नीचे है, m में -1 मत कर देना, ठीक है, सारी गड़बड़ हो जाएगी। अब जो हम वो थोड़ी देर पहले परसेंटेज कह रहे थे ना 75 82.7%, वो यहां से हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे आता है वो। कर लिया नोट। अब पहले तो ये समझ लें कि इस फॉर्मूले में क्या बात कही जा रही है, प्रोपोर्शन ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल। होमोजाइगस इंडिविजुअल का प्रोपोर्शन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आप जो बैक क्रॉसिंग कर रहे हो वो किसके साथ कर रहे हो, किसी ए पेरेंट के साथ। और जब भी हम क्रॉसिंग करते हैं तो हमारे पेरेंट कैसे होते हैं, होमोजाइगस। हम बैक क्रॉसिंग कर ही इसीलिए रहे कि ताकि वो हमारा होमोजाइगस पेरेंट का प्रोपोर्शन बढ़ता जाए और हमारी वैरायटी ए जैसी बनती जाए। हेट्रोजाइगोट तो हम चाह नहीं रहे, हेट्रोजाइगोट तो पहले ही था हमारे पास, हम बैक क्रॉसिंग कर ही इसलिए रहे ताकि होमोजाइगस का प्रोपोर्शन बढ़े। अब वो कौन सा होमोजाइगस है, जो हमारा रेसिपिएंट पेरेंट है उसकी बात करें। अगर आप डोनर के साथ करते तो उसका होमोजाइगस प्रोपोर्शन बढ़ता, लेकिन हम किसके साथ कर रहे हैं, रेसिपिएंट के साथ। तो अब यहां पर दो चीजें आ रही है नोटेशन में, एम नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ बैक क्रॉसिंग और सेल्फिंग। यहां पर पहले मैं बैक क्रॉसिंग की बात कर रहा हूं तो बैक क्रॉसिंग बता दो, कितने जनरेशन की आप बैक क्रॉसिंग एक बार करोगे तो क्या प्रोपोर्शन आएगा, 2 बार करोगे क्या आएगा, और 5 से 6 करोगे तो क्या आएगा। अभी अपन वही बात कर रहे हैं। तीसरी जो एक और लिखा है एन, एन क्या है, नंबर ऑफ जीन पेयर्स या हेट्रोजाइगोट्स, या हम ज्यादा कहें नंबर ऑफ जीन सेग्रीगेटिंग। इसका मतलब आप जेनेटिक्स में जब पढ़ते हो, अगर मैं यहां पर कहता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहां पर एन की वैल्यू कितनी हो गई, 1। हेट्रोजाइगोट कितने हैं, 1। अगर मैं कहता हूं यहां पर हेट्रोजाइगोट कितने हो गए, 2। अच्छा इसमें बताओ हेट्रोजाइगोट कितने हैं, 1। ये जेनेटिक्स में आपको पढ़ने में आएगा। तो एन की वैल्यू हमें जो भी होगा वहां पर देखना है कितने जीन पर। अब यहां पर 2 कैरेक्टर के लिए आपके हेट्रोजाइगोट है, तो यहां पर एन की वैल्यू 2 हो जाती है। फिलहाल हम यहां पर एन हमारे लिए एक ही है क्योंकि हम एक ही कैरेक्टर को ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर एक ही है तो हेट्रोजाइगोट एक ही बनेगा। अब यहां पर मैं मान लो लेता हूं कि पहले एक बैक क्रॉसिंग करेंगे तो क्या होगा, हम 50% पे कह रहे थे, मतलब पहले तो एक बैक क्रॉसिंग पर जो रिजल्ट आ रहा था 75% वाला, क्या वो आता है, देखते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला है 2 रेज़ टू द पावर बैक क्रॉसिंग 1, नीचे 2 रेज़ टू द पावर 1 टू द होल पावर, यहां तो एक ही रहेगा तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 2 की घात 1 2, 2 में से 1 गया तो 1। ये आपने बैक क्रॉसिंग करी तो जो F1 के अंदर था उसका 50% आपको वहां पर हुआ, इसलिए 1/2। हमें F1 को भी एक जनरेशन काउंट करना पड़ेगा, इसलिए हमारे को ये आएगा। तो जैसे ही हम एक बार बैक क्रॉसिंग करते हैं, हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, F1 से। F1 में ऑलरेडी 50% था, इसलिए यहां पर 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको सीधा सा जितनी बार बैक क्रॉसिंग करोगे उतना प्रोपोर्शन यहां पर ए वाले पेरेंट का होमोजाइगस बढ़ता जाएगा। यहां लगभग 50% की बात कर रहा है। हमारे को कितने, 5 से 6 बैक क्रॉस। अब मान लो इस जगह वैल्यू रख देता हूं मैं कितनी, 5 रख देता हूं,
तो 2⁵ कितना होता है, शायद 32 होता होगा, कितना होता है 32 ही होता है ना, शायद 32 होता है, ठीक है। -1 डिवाइड बाय 32, 31 डिवाइडेड बाय 32, इसको अगर आप परसेंटेज निकालोगे लगभग 99 के आसपास पहुंचता है प्रोपोर्शन। मैथ्स में प्रोपोर्शन अलग होता है, परसेंटेज अलग होता है, फॉर्मूला सॉल्व नहीं करना है, आपको बस इतना समझाना है कि ये चीज जब भी आप कभी सॉल्विंग करते हो तो कितना होमोजाइगस का प्रोपोर्शन बना वो निकालना जेनेटिक्स में काम आता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ये बता रही है कि बैक क्रॉसिंग करने पर लगभग 5 to 6 बैक क्रॉसिंग अगर आप करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, आपका लगभग जो कैरेक्टर ट्रांसफर करना वो इजीली हो जाता है, ठीक है। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये लगभग 0.999 समथिंग कुछ आएगा, इंटू 199% आपका 5 से 6 बैक क्रॉसेस में वो ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। ये 31/32 करोगे लगभग आपका 0.999 समथिंग कुछ आएगा। क्लियर है बात? तो ये अपने को ध्यान रखना है, आपको ये नीचे का नोट नहीं करना है, ऊपर ऊपर का ही अपने को नोट करना था। तो इससे आगे की बात हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी बात हो रही, फिर अगली क्लास में मल्टी लाइन ब्रीडिंग को देखेंगे, ठीक है। यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तीनों मेथड को अपन कंपैरिजन करके मेन 3-4 पॉइंट है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। पेडिग्री, बल्क और बैक्रॉस वो अपन कंपैरिजन भी यहां पर बात करेंगे। क्लियर है बात? ठीक है। एक छोटी सी बात मैं क्लास चलते टाइम कह रहा था, पेपर के सॉल्व करने की हमेशा थोड़ी सी बात बता दूं। हम क्या करते हैं एक्चुअली, जैसे अभी आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको इतना ध्यान दे रहे नहीं हो, ठीक है। जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो हमारा साल भर 2 साल की मेहनत होती है, तो हम बड़े डिप्रेस भी होते हैं उस टाइम पे कि यार इस एग्जाम में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या अगले साल तक वेट करना पड़ेगा या वैकेंसी निकल जाए तो क्या करेंगे। तो हम उस टाइम बड़े टेंशन में होते हैं। तो हमें उस टाइम पे पेपर को बड़ा सिस्टमेटिकली सोल्व करना होता है। मतलब हम क्या करते हैं, OMR भरी नहीं भरी, बहुत बार सबसे बड़ी गलती, बच्चे पूरा पेपर सॉल्व करने लग जाते हैं, सबसे बड़ी गलती लास्ट में OMR। अभी आप लोगों में से कितने हैं जो लास्ट में OMR भरते हैं ना? ये तो बहुत ही बड़ी गलती, बहुत ही बड़ी, ठीक है। फिर बच्चे कहते हैं और सर मैं तो पूरा पेपर कर लिया था लेकिन मेरे OMR में नहीं भरा। सबसे बढ़िया बहाना होता है बच्चों, सर सब कर लिया था बस OMR में नहीं भरा। दूसरी बात एक और बोलते हैं, सर OMR में भरा लेकिन गलत भरा, ठीक है। उसको भी, तो ये भी गलती नहीं हो, इसके लिए हमारा पेपर सॉल्व करने का हमेशा तरीका होना चाहिए। आज पेपर दोगे, मतलब संडे को दोगे या कोई सा भी एग्जाम दो, हमेशा नियम बांध देना। 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, हल्की सी बात बताऊंगा। सबसे पहले हमें पेपर के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो सबसे आसान है। देखते ही आप आंसर दे पा रहे हो यार ये तो 100% सॉलिड हूं, टेस्ट कोर्स का पूछ रहा, मैं सालों से पढ़ रहा हूं, मेरे को तो बढ़िया कंफर्म है, खेरा डिजीज का है मुझे कंफर्म है। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले उनके आंसर को टिक लगा, इन पे ज्यादा विचार नहीं करना। हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज नॉट ट्रू, ट्रू, फॉल्स, इनकरेक्ट, ये शब्द बड़े ध्यान से पढ़ने। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि चाहे पहले ऑप्शन पर आपको सही आंसर मिल जाए, ज्यादा हवा में नहीं आना, चारों ऑप्शन ढंग से पढ़ने। हम क्या करते हैं, पहले पे MS स्वामीनाथन, हमने ये नहीं देखा ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म है या फादर है, इंडिया का है या वर्ल्ड का। MS स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन आंसर गलत हो गया, लास्ट में विलियम एस गॉड था। हो सकता है नन ऑफ दीज ऑप्शन दे दिया और आंसर नन ऑफ दीज हो, हमारी बहुत बड़ी गलती होती, ठीक है। ये मैंने ये क्वेश्चन का एग्जांपल क्यों दिया, बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। विलियम एस गॉड का जब भी आता है या तो नहीं पढ़ा होता है तो हम कहते हैं यार ग्रीन रिवॉल्यूशन में MS स्वामीनाथन का नाम पढ़ा है, और हम गलती करते हैं। बात आ रही समझ में? तो एक तो ये ध्यान रखना, कभी भी पेपर सोल्व करोगे सारे ऑप्शन ढंग से पढ़ने, चाहे इजी से इजी क्वेश्चन हो। अब उस पेपर में से 10, 15, 20 जो क्वेश्चन सबसे इजी लगे उन सबको टिक करके एक बार ढंग से देख के हाथों हाथ OMR में चढ़ा दो। अरे जो कर लिया उसको कब तक लेके बैठे रहो, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। अब आपको उसके बाद उन क्वेश्चन पे जाना है, ये हो गया चढ़ा देना हाथों हाथी, ठीक है। उसके बाद उन क्वेश्चन पे जाना है जो आपको आते हैं लेकिन थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, आते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ढंग से उन क्वेश्चन को कर। अभी उन क्वेश्चन की नहीं कह रहा हूं जो सर 2 में से एक तुक्का लगाऊंगा मैं, वो उन पे कभी जाना ही मत। वो आपके मैं बताऊंगा, वो भी एग्जाम्पल अगली किसी क्लास में, फिलहाल इतना सा बता रहा हूं कि आपको उन क्वेश्चन पे आना है, आता है, पढ़ा हुआ है, सर ने क्लास में पढ़ाया, मुझे याद है, नोट्स में पढ़ा है, लेकिन इसको थोड़ा सा अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, या कोई फॉर्मूला लगाना है, या कुछ अपने को कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ऐसे 20-25 जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो आराम से।
क्योंकि आपको अभी इनको AMR में डाल देना है, नहीं तो लास्ट टाइम क्या होता है, मान लो 15 मिनट बच गए, हम बैठे बैठे इनके आंसर बदल देते हैं, करते हैं क्या ऐसा? और आपको पता हो तो हमने जो पहले आंसर लगाया होता है वही सही होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस तो 10-12 साल से मैंने देखा है, लेकिन मैंने ये बच्चों से भी फीडबैक कई बार लिया कि आप जो फर्स्ट में आंसर लगा देना इसलिए जरूरी है कि आप बैठे बैठे आखिरी में 15 मिनट बच गए, आप क्या करोगे कि बैठे बैठे यार इसका आंसर कहीं ये तो नहीं है यार, बदल देते। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलती है जो नहीं करनी। ऐसा करते करते लगभग आप 50-60 क्वेश्चन पहुंच जाओगे, और ऐसा तक कब पहुंचोगे जब आप पढ़ाई कर रहे हो, नहीं तो आप 20 क्वेश्चन करने के बाद ही तुक्के में आने लग जाओगे, और वो कैटेगरी में आना नहीं। जितने जल्दी आप तुक्के में आ जाओगे उतना जल्दी आपकी पढ़ाई आपको दिख जाएगी। आपको मैं जब आपको कुछ नहीं आता और परीक्षा में बैठे हो ना, तब आप वो 50% वाले काम करना, पर कभी मत करना, मैं आपको राय दूं। एक लड़का मेरे साथ था, मैं नाम नहीं ले सकता, उसकी अगर बात करूं, वो अक्सर एग्जाम में 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता, मैं 60-65 ही करता था। हम लोगों ने MSc वगैरह साथ में करी, लेकिन हमेशा मेरा ओवरऑल जो रिजल्ट आता था उससे ऊपर होता था, क्योंकि मेरा नेगेटिव कम होता, वो धड़ल्ले से लगा देता था और वो हमेशा मेरे से नीचे ही रहा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं, कॉलेज के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये आपका रिजल्ट और आपकी तैयारी वहां दिखेगी कि आप नेगेटिव कितना कम करते हो, और इसीलिए ये टेस्ट होते हैं रेगुलरली। ये टेस्ट हो क्यों रहे हैं, इसलिए नहीं कि पढ़ाया ना टाइम पास के लिए आप ठीक है आए ना कुछ नहीं, प्रैक्टिस। जब तक आप पेपर एग्जाम देने बैठोगे, कल को आप कोई भी बात है, अपने इंडिया क्रिकेट टीम मैच भी होती है तो वो फाइनल कोई भी बढ़िया मैच करना है तो रोज प्रैक्टिस करती है। ठीक है, कोई भी चीज जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपनी हैबिट भी नहीं आएगी। तो पेपर सोल्व करने का ये तरीका जो आज मैं बता रहा हूँ, इसको ट्राई करना शुरू करो। हो सकता है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत भरपूर होता है। मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा भी बताऊंगा, एक एग्जाम मैंने दिया था और उस एग्जाम में पहली बार मेरी लाइफ में मैं आधा घंटा सोया था। अगर मैं सोता नहीं तो उस एग्जाम का रिजल्ट बिगाड़ लेता बैठे बैठे, और ऐसा मैंने किया गलतियां, तभी मैंने कहा कर लिया तसल्ली से, और उसमें सिलेक्शन भी, और आधा घंटे नींद निकाली, मैं भूल भी गया मैं एग्जाम हॉल में हूँ। ठीक है, ऐसा तब करना है जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट, आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। 3 घंटे का टाइम होता है नॉर्मली, और 100 क्वेश्चन कोई बड़ा इशू नहीं है हमारे एग्रीकल्चर में, कोई मैथ्स नहीं लगती, कोई फिजिक्स नहीं लगती। हमारा एग्रीकल्चर 100 क्वेश्चन का टाइम 1 घंटा सफिशिएंट होता है। आपको कोई भी एग्जाम अथॉरिटी 3 घंटे दे रही है, वो इसलिए नहीं दे रही कि आप सॉल्व करो, आपको इसलिए दे रही कि आप बैठे बैठे आपके उसके क्वेश्चन बिगाड़ो, नेगेटिव बनाओ। बात समझ रहे हो? क्या वास्तविकता बताना 1-1.5 घंटा सफिशिएंट होता है, लेकिन 3 घंटे तक पेपर चलता रहता है हमारा, और नॉर्मली चल ही रहा है स्टैंडर्ड 2.5-3 घंटे का, क्यों चल रहा है? तो वो आपको, आपके ऊपर पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और धीरे धीरे और गुण आपको ऐसे ज्ञान देते रहेंगे। तो अभी इस टेस्ट में है जितने नियम लगाओ और आगे बढ़ो। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।